हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ा दी गई है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, अंग्रेजी में 26 और इसका डबल होता है हिंदी में 52 वर्ण। बट ये वर्ड क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए अगर आपको इसका बैकग्राउंड समझना हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस वीडियो का, जिसमें इस वर्णमाला को विस्तार से पढ़ाया गया है। आप पहले वो थ्योरी पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन वाले वीडियो को आप सिलेक्ट करिए और पूरा वीडियो देखिए। इसमें आपको लगभग 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हिंदी वर्णमाला से है और कई परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये सब ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है और ये आने वाले भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे दरोगा भर्ती का या लेखपाल का, सभी परीक्षा में आपके काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वर्णमाला आप जानते हो कि वर्णों का ही एक समूह होता है। कैसे वर्णों का समूह है इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, इसे याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ना शब्द होते हैं, ना व्यंजन और ना ही स्वर। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि जिन्हें हम कंठ से बोलते हैं, का खा गा, ये सब क्या है? कंठ ध्वनियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य कौन सा है? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ इसमें से कौन सी है? डा और धा है। डा धा, तो एक बार जीवा ऊपर जाए और बहुत तेजी से नीचे आए, ऐसी ध्वनियों को कहते हैं मूर्धा। तो ये जो मूर्धन्य व्यंजन है वो है डा और धा। याद रखिएगा, ये डा धा जो है वो संस्कृत में नहीं थे, इनका जन्म हुआ है और इनका हिंदी में विकास हुआ है। तो ये जो मूर्धन्य है वो है डा और धा। मूर्धा में जीभ जाके तालव्य को टकराती है, इसको मूर्धा बोलते हैं। यह मूर्धन्य व्यंजन डा और धा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, ये प्राण का मतलब वायु से है। जब हम बोलते हैं हमारे मुख से हवा बाहर आती है, अगर कम हवा बाहर आती है तो इसे अल्प प्राण बोलते हैं, और जिस वर्ण या अक्षर को बोलने में ज़्यादा हवा बाहर आए इसे महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण? अल्प प्राण का मतलब जिसको बोलने में कम वायु बाहर आए मुख से, तो इसका उत्तर है का। जितनी कंठ ध्वनियाँ हैं वो सब इसके अंतर्गत आती है, का और गा। यानी पहला तीसरा ये सब क्या है? अल्प प्राण, जबकि दूसरा चौथा या महाप्राण। तो 1 3 5 अल्प प्राण और 2 4 6 जो है महाप्राण, तो दूसरा और चौथा। ऐसे ऐसे लिखने का होगा, का गा धा अंगा। इसमें से पहला 1 और ये 3 और ये 5 ये अल्प प्राण है, जबकि खा और गा ये दूसरे और चौथे नंबर पे आते हैं, ये क्या है? महाप्राण। तो जो सम स्थिति पे आते हैं वो महाप्राण है, और जो पहले विषम में आते हैं वो सब अल्प प्राण है। का और गा ये दोनों क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। इनको बोलने में कम वायु मुख से बाहर आती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक में नाक से बोलना है, बिल्कुल चरण में नाक का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें एक वर्ण दिख रहा है इया, ये लास्ट वाला, जैसे अंगा है, इया है, अड़ा है, इन सब को बोलने में नाक का उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं नासिक के व्यंजन। तो नासिक व्यंजन कौन सा हुआ है भाई? इया। अगला है, ए और आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आए है, इसे आप बोलोगे ए आए, तो इसके लिए आपको अपने कंठ का और तालु का उपयोग करना पड़ता है। ए आए, बिना कंठ और तालु का उपयोग किए आप इसे बोल नहीं सकते। ऐसे वर्णों को, ए और आई को बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। इसमें कंठ और तालु दोनों का उपयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? आयोगवाह वो वर्ण होते हैं जो बाहर से आए थे, खास करके अंग और आहा वाले। ऐसे 1 दांत और 2 दांत वालों को आयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इसका उत्तर होगा अंग और आहा। इन दोनों को हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन में व्यंजन का 2 बार उपयोग किया गया, एक ही व्यंजन का 2 बार उपयोग किया गया, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे दिल्ली जो है इसमें ला को 2 बार यूज किया गया है, आधा ला फिर ला, तो यहाँ द्वित्व व्यंजन वाली जो मात्रा है वो कौन है, दिल्ली। इस सब दिल्ली में द्वित्व व्यंजन का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। जब आप सा सा हा बोलेंगे तो ओठ जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है, हवा रगड़ के आती है बाहर मुख से, ऐसे को बोलते हैं संघर्षी या उष्मा व्यंजन कहते हैं, उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये संघर्षी और उष्मीय व्यंजन की श्रेणी में आते हैं सा सा और हा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्नांकित में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं जो नई नई आई हैं। तो देखो छोटा हो बड़ा हो ये और साथ साथ ये तो संस्कृत से आए हुए हैं और जैसे थे वैसे ही ये बने हुए हैं। इसमें नया स्वरूप जो अगर कोई आया है तो ये नुक्ता लगाने वाला है था और अंगा, इसे कहते हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ। तो इन चारों ऑप्शन में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन है, था और अंगा है, जबकि ऊ ए औ सा ये सब पुरानी ध्वनियाँ जो पहले से चली आ रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। घोष, देखो इस हिंदी वर्णमाला में घोष और आघोष 2 प्रकार के वर्ण यहाँ पर बताए जाते हैं। घोष को बोलते हैं वाइब्रेटिंग, जिनको बोलने पर ये यहाँ गले में वाइब्रेशन हो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, और जिनको बोलने में यहाँ वाइब्रेशन ना हो उन्हें आघोष कहते हैं। तो घोष और आघोष, तो घोष वर्ण आप इसे बोलोगे खा चा माँ ड़ा, जब आप माँ माँ बोलेंगे यहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, माँ माँ। खा चा था में तो वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जब आप बोलेंगे माँ माँ यहाँ पर वाइब्रेशन गले में कंटिन्यू ज़्यादा होता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम घोष वर्ण, जिसका उत्तर होगा माँ, ये एक घोष वर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण जिसे मानक वर्ण की संज्ञा नहीं दी गई है, और ये आप जानते हो खा घा और भा ये तो मानक वर्ण है, लेकिन ये जो आप तिरछा वाला देख रहे हो भा, ये मानक वर्ण की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट है, का जा गा हा ध्वनियाँ किसकी हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगा रहता है, ये सब विदेश हैं और ये अरबी और फारसी के सम्मिलित स्वरूप हैं। जिनमें नुक्ता होगा वो सभी के सभी क्या हैं, विदेश से आई हुई ध्वनियाँ है, और बेसिकली कहाँ से आई हुई है, अरबी और फारसी भाषा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें से। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। देखो हिंदी में जो वर्ण है उनको लेकर के विवाद है। हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 43 है। किशोरीदास वाजपेयी का मानना है कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, 43, जबकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 है। कामता प्रसाद गुरु का नाम बहुत फेमस है, आप जानते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौक पड़ता है, उसका नाम है कामता प्रसाद, उसे कामता चौक ही कहते हैं। खास करके डुमरिया गली वाले को जानते होंगे, सिद्धार्थनगर कामता चौक, तो कामता नाम उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। जो कामता प्रसाद गुरु थे उनका मानना था कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, कुल 46, जबकि उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 वर्ण हिंदी में है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 वर्ण, और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार कुल 53 वर्ण हिंदी में है। तो हिंदी में वर्णों को लेकर के विवाद है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कामता प्रसाद गुरु ज़्यादा फेमस है, नाम याद रखिएगा, उनके अनुसार 46 वर्ण है। ये यूपी में लखनऊ के एक चौक का नाम ही कामता प्रसाद चौक है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या अगर पूछेगा मूलतः कितने वर्ण हैं, उसका उत्तर आप 52 ही करिएगा। 52 ही वर्ण हिंदी में मूलतः माने जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, घोष में आती है कि आघोष में आती है कि तालव्य में कि संयुक्त है। जो छा है वो क्या है, संयुक्त वर्ण है। क्यों, क्योंकि जो छा का निर्माण हुआ है वो का और सा से मिलकर बना हुआ है। का में से हलंत लगा के आधा का
और प्लस पेट तिरवा सा, इससे मिलकर बना हुआ है क्या, छा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है भाई, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छा किसके बाद आता है, का के बाद आता है, इसका आंसर होगा का। जो हिंदी कोश में छा का क्रम है वो का के बाद आता है, पहले का फिर छा है। अगला 18 नंबर है, ज्ञा वर्ण किसके मिलने से बना हुआ है, तो ज्ञा वर्ण है वो किसके संयोग से बना है, तो ज्ञा जो है वो जा और ञा से मिलकर बना हुआ है। याद रखिएगा 4 अक्षर हैं जिन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है, छा त्रा ज्ञा, छा त्रा ज्ञा, ये 3 ऐसे हैं जो मिलकर के बने हुए हैं अन्य अन्य वर्णों की सहायता से। लेकिन इन सबके मेल में आधा अक्षर यहाँ हलंत जरूर लगा रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये भी सब गलत है, ये भी गलत है। जो ज्ञा है उसमें इया आएगा लेकिन जा भी आएगा, जा में आधा जा रहेगा, ध्यान में रखिएगा, हलंत लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आघोष वर्ण कौन सा है, आघोष वर्ण कौन सा है। आघोष मतलब जिसको बोलने में गले में वाइब्रेशन ना हो, तो आ जा हा बोलेंगे तो यहाँ वाइब्रेशन होगी, सा बोलेंगे तो वाइब्रेशन कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आघोष वर्ण। तो आघोष वर्ण कौन सा है, सा। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, जो पहला है वर्ग का वर्ग, का वर्ग के अंतर्गत का था गा गा गा, ये जो वर्ण आते हैं ये कंठ ध्वनि का कहा जाता है। कौन सी ध्वनि, कंठ ध्वनि। तो काथा गाधा जो है वो कहाँ से उच्चारण किया जाता है, कंठ से, तो इसका सही उत्तर होगा कंठ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त कौन है, जो ज्ञा है वो संयुक्त है, ये जा और ञा से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसे कहते हैं क्योंकि ये जा और ञा से मिलकर बना हुआ है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है, जिनमें दांत का उपयोग ना करना पड़े, बोलते हैं मुझसे दंत नहीं मानेंगे, जहाँ दांत का उपयोग करोगे वो दंत है। तो जब आप ता था दा धाना पढ़ेंगे, ता था दा धाना, तो ये जो दांत है ना इसका उपयोग करना पड़ता है, ता था दा धा ना, इसलिए दंत वर्ण कहा जाता है। ता था दा धाना यानी ता वर्ग पूरा दंत होता है। लेकिन जो टा ठा डा आ रहा है यह दंत में नहीं आता, तो ता था दा धा ना ये सब दंत हैं, लेकिन ता दंत की श्रेणी में नहीं आता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जिन शब्दों के अंत में आ जाए उन्हें क्या कहेंगे, जिनमें आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, और जिनमें बड़ा आ आता है उसे आकारांत कहते हैं। बड़ा आ, बड़ा का, रा पर अंत भी अथा, आकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में छोटा आएगा उन्हें क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे, बड़ा आएगा तो आकारांत कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, छा वर्ण किसके योग से बना है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं, छा वर्ण का और सा के मिश्रण से बना हुआ है। छा किससे बना हुआ मित्र भाई, का और सा से। लेकिन का में याद रखिएगा बिना हलंत रखे ये पूरा वर्ण नहीं लिखना चाहिए, आधा ही लिखा जाता है। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 25 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में अगर कुल स्वर पूछा है, कुल है, तो उसका आंसर करेंगे 13। लेकिन अगर पूछता मूल स्वर, तो अगर मूल स्वर पूछा गया होता इसका उत्तर देते सिर्फ 11। यहाँ पूछा है कुल कितने वर्ण हैं, सॉरी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, कुल स्वरों की संख्या 13, और अगर मूल पूछेगा तो उसकी संख्या क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो हम सभी जानते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और री तक जो होते हैं वो स्वरों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये इया जो है श्रेणी, इया ये स्वर में नहीं आता, इया एक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है, जो टा वर्ग में नहीं आता, तो अगर तो टा था डा ढा अड़ा, टा था डा ढा बना गया, खाता का पढ़ना पड़ता है, बच्चे पढ़ने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। फिलहाल पढ़िए, तो टा वर्ग में कौन है, अभी टा वर्ग में टा ठा डा डा अड़ा आता है, ये घा जो है ये टा वर्ग का है, ये टा वर्ग में नहीं आता है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन टोटल कितने? 37 है, इसे याद रखें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने? 37। देखो, अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही प्रश्न को, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसमें वर्णमाला को विस्तार से इसकी थ्योरी पढ़ाई गई है। आप उस लिंक को क्लिक करिए, ऊपर वाली सबसे पहली लिंक, और आप जाके पहले वर्णमाला के कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। फिर उसके बाद इन प्रश्नों को आप देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 30 नंबर प्रश्न है। पहला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से स्पष्ट स्वर कौन सा है? स्पष्ट का मतलब जो बाद में आता है, तो पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है, उस श्रेणी में बड़ा आ क्या है? ये स्पष्ट स्वर है। तो छोटे छोटे हैं ना वो अग्रस्वर होते हैं, बड़े बड़े हैं वो सब क्या है? स्पष्ट स्वर होते हैं। जिनमें डबल मात्रा रहती है स्पष्ट स्वर, सिंगल मात्रा वाले अग्रस्वर होते हैं। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट स्वर है? इसका आंसर होगा बड़ा आ। हम लोग बड़ा छोटा ही पढ़ते हैं, इसका ऐसे उच्चारण नहीं करते, इसका उच्चारण करते हैं आ ई उ ए ऐसे बोलता है। बट ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं, तो छोटा बड़ा करके ही समझते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? याद रखिएगा, जिसमें ये डॉट या डबल डॉट आ जाए ना, उसे अयोग वाह कहते हैं, और जो डबल डॉट के साथ आता है उसे विसर्ग ध्वनि कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? वो विसर्ग जो होते हैं उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। महाप्राण कौन होता है? जिसके उच्चारण में ज़्यादा वायु मुख से बाहर आती है। अल्प प्राण में कम वायु बाहर आती है। अल्प प्राण में बताया था आपको 1, 3 और 5 अल्प प्राण में आते हैं, जबकि 2 और 4 में आता है महाप्राण में आता है। संयुक्त व्यंजन में 2 से अधिक वर्ण यूज किए जाते हैं, तो संयुक्त बनता है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। छात्रा, ज्ञान और सा। अगला है 31, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा, जब हम बोलते हैं चा छा जा झ, चा वर्ग, चा छा जा झा, चा छा जा झा, चा छा जा झा, तो जो जीवा है ना वो तालब को टच करके आवाज आती है। ये ना तो दांत का उपयोग करते हैं, ना ही होठ का उपयोग, तालब का उपयोग करते हैं। च छ जा झा चा छा जा झा, इसका आंसर होगा सी, तालब। जो छा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? जो संयुक्त व्यंजन है वो यहाँ पे छा भी संयुक्त है, त्रा भी संयुक्त है और ज्ञा भी संयुक्त है, लेकिन जो पिछड़वा सा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसे याद रखिएगा। अगला है तालव्य कौन है? जिनमें तालव्य का उपयोग करते हैं, तो वही चा वर्ण जो पूरा है, चा छा जा झा, ये सब के सब किसमें आते हैं? तालव्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तालव्य व्यंजन कौन है? चा छा जा झा। टा ठा डा क्या है? टा ठा डा दंत है। टा ठा डा भी क्या? दंत है। पप बाबा मा ओष्ठ है। पप बाबा मा बोलने में ओष्ठ का उपयोग करते हैं, इसलिए क्या? ओष्ठ। तो पा वर्ग ओष्ठ है, ता वर्ग दंत है, टा वर्ग मुर्गा है, और ये चा वर्ग आपका तालव्य होता है। अगला क्वेश्चन है, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? या रा लावा 4 व्यंजन है जो अंतः अष्ट होते हैं, इनको बोलने पे वह बाहर नहीं जाती, अपितु अंदर जाती। या रा ला वा, इसमें हवा बाहर चले जाए, अंदर की ओर दिशा में रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अंतः अष्ट व्यंजन कहते हैं। तो या रा ला वा 4 व्यंजन है जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंतः अष्ट वर्ग के व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? जिसमें नाक का उपयोग करते हैं, नाक का उपयोग करते बोलते हैं ना, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जो 5वां अक्षर होता है हर वर्ग का वो नासिक ही कहलाता है, जैसे इया, अड़ा, ना, मा। सो जिसमें नाक और मुंह तो लगाना ही पड़ेगा, नाक मुंह दोनों का इस्तेमाल करें, उसका संबंध किससे होता है? अनुनासिक से होता है। नाक और मुंह दोनों, और केवल नाक का उपयोग करेंगे उसे नासिक ही कहेंगे। जिनमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, अगर केवल नाक का उपयोग करें तो वो नासिक के हैं, तो नाक और मुंह दोनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। अब चलते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। इन प्रश्नों को कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न वर्णमाला से बहुत एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है,
अनुनासिक व्यंजन कौन है? फिर वही बात, अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों का उपयोग किया जाए, तो वो कौन होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर, जैसे रा, ना, मा, ये सब क्या है? अनुनासिक के हैं। हिंदी वर्णमाला में 37वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? तो स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 11। और अगर पुस्तक कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 13। कुल स्वरों की संख्या 13, और केवल पूछा है स्वरों की संख्या, तो उत्तर लगाएंगे 11। अगला क्वेश्चन है कि कंठ ध्वनि का एक उदाहरण कौन सा है? इसको बोलने में कंठ का उपयोग करें। और, ए, का, तो ये जो का है ये कंठ है, और ता दंत है। ए आयो क्ले से आता है, लेकिन इसमें लिखा है कंठोष्ठ। ध्यान रखिएगा, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग करो। जब आप बोलोगे और, तो और में कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग करना पड़ता है। और कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग करके बोलते हैं, इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। तो कंठस्थ ध्वनि कौन है? और। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? यानी भाषा निर्माण में पहले क्या आता है? तो पहले आती है ध्वनियाँ, उसके बाद आते हैं शब्द, फिर शब्द में होते हैं पद, और इन पदों से मिलकर बनता है वाक्य। तो सही क्रम है ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, और सबसे बाद में वाक्य आता है। यह है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह तक के विवरण में पूरा उच्चारित व्यंजनों का सही क्रम क्या है? सो का वर्ग से स्टार्ट करते का, फिर खा वर्ग, का के बाद आता है चा, फिर ता। तो ऐसे का, चा, टा, ता, ऐसे या, ऐसे ही तो आते हैं। उसमें पहले कौन सा आता है? कंठ आता है, फिर उसके बाद तालव्य आएगा, फिर उसके बाद वत्स आएगा, और फिर दंत आएगा, और फिर ओष्ठ आएगा। पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग आएगा, फिर का के बाद पा। तो यहाँ पर पहला होगा ओ कंठ, फिर होगा तालव्य, फिर होगा वत्स, और फिर होगा दंत, और फिर होगा ओष्ठ। पा वर्ग ओष्ठ में आता है, का वर्ग कंठ में आता है, चा वर्ग तालव्य में आता है, और टा वर्ग वत्स में आता है, और ता वर्ग दंत में आता है। तो जो क्रम है का, चा, टा, ता, पा, उसी के अनुसार कंठ, तालव्य, वत्स, दंत और ओष्ठ, यही उच्चारित ध्वनियों का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला क्या है? पार्श्विक। ला कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। आगे उच्चित, प्रकम, संवर्त क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जिनको वीडियो समझने में प्रॉब्लम हुई है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करिए। आप वर्णमाला के पूरे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लीजिए, फिर वापस इस वीडियो पे आइए, और तब आपको ये प्रश्नों का सही जवाब मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।